जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम समझेंगे सिटीज़नशिप के एक्विजिशन ऑफ सिटीज़नशिप में कुछ 2-3 टॉपिक्स रहते हैं ना फ्रेंड्स, अब वो करेंगे एंड लॉस ऑफ सिटीज़नशिप करेंगे ना फ्रेंड्स। इसके बाद ये इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे, इसलिए कि इसमें कुछ लीगल लैंग्वेजेस है वो आपको अच्छे से समझना होगा है ना फ्रेंड्स। अपने पास हार्ड कॉपी रखिए, हर वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में यही कहूँगा, अपने पास हार्ड कॉपी रखिए। इससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, आप फिर अच्छे से समझ पाओगे, वरना आप ऐसे ही सुनते जाएंगे ना, इससे कोई समझ आने वाला नहीं है। डेट्स वाई अपने पास हार्ड कॉपी रखिए, लक्ष्मीकांत के लेटेस्ट एडिशन रखिए, नहीं है तो 6th एडिशन भी चल जाएंगे, अपने पास हार्ड कॉपी ज़रूर होना चाहिए। अब हम ये चैप्टर नंबर 6 के सिटीजनशिप के पार्ट 2 है ना, इसमें हम एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप के कुछ टॉपिक और लॉस ऑफ सिटीजनशिप पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो किसी भी टाइप के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो और जीएस पढ़ना चाहते हो मेरे चैनल यानी लेट्स लर्न जीएस के साथ। देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 टॉपिक किया था एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप में, बाय बर्थ और बाय डिसेंट, वो आप जाके पिछली वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। आज करेंगे हम बाय रजिस्ट्रेशन से। देखिए अपने पास हार्ड कॉपी रखें, आई होप आपने किताब आगे खोल रखा होगा ना। अब जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है ना फ्रेंड्स, ऐसे लोगों के लिए रजिस्टर करने की प्रावधान रखी है भारत में, भारत की नागरिकता को लेने के लिए ना, उसमें क्या क्या मतलब क्वालिफिकेशंस होना चाहिए बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू। अब वो जो पर्सन है ना फ्रेंड्स, वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। अब क्या क्या कैटेगरीज है वो आप देखिए। अब वो बंदा जो है ना, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज़ ऑर्डिनरी रेजिडेंस इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, कि वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो है ना। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है? वो लोग या वो खुद या उसके मम्मी पापा उन्होंने जन्म लिया हो भारत के अंदर, बट कौन से भारत के अंदर? अनडिवाइडेड भारत के अंदर है ना, अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर जन्म लिया हो, या वो खुद या उसके मम्मी पापा अनडिवाइडेड इंडिया में अपने जन्म लिया होगा ना फ्रेंड्स, उनको बोलेंगे हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। या वो वाले पार्ट भारत के जैसे सिक्किम हुआ, पुडुचेरी हो ना, वो वाली पार्ट जो भारत के पार्ट बने हो 15 अगस्त 1947 के बाद, वहाँ के लोगों के लिए को भी हम क्या बोलेंगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है ना फ्रेंड्स, ये कंटिन्यू 7 साल से कहाँ रह रहे हो? इंडिया के अंदर। ऐसे लोगों के लिए रजिस्टर कर सकते हैं एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, ये लिखा है आपके पार्ट पॉइंट नंबर 1 में ना। अब पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा है ना फ्रेंड्स, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, जैसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में अनडिवाइडेड इंडिया भी आता है ना, पाकिस्तान थे, बांग्लादेश था ना, वो पर्सन हो यानी अनडिवाइडेड इंडिया के है ना, बट वो अनडिवाइडेड इंडिया में आज के समय नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बंदा हो ए बंदा क्या है? वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, बट वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं होना चाहिए, रेस्ट किसी कंट्री में होगा ना, वो भी रजिस्टर करके भारत की नागरिकता को ले सकते हैं। ये लिखा भी है, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज़ ऑर्डिनरी रेजिडेंस इन एनी कंट्री एक्सेप्ट प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। दैट मीन्स आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया मीन्स अनडिवाइडेड इंडिया में कौन आते हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश है ना, इन कंट्रियों में नहीं होना चाहिए ना, रेस्ट किसी भी कंट्री में होगा ना, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के होना चाहिए। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मीन्स अनडिवाइडेड इंडिया में अपना जन्म लिया होगा ना, ऐसे लोग भी अपने सिटीजनशिप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। बी पार्ट। सी पार्ट में क्या है ना फ्रेंड्स, पॉइंट में, ए पर्सन हु इज़ मैरिड टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अब एक मर्द हो या औरत है ना, वो बाहर के किसी देश के हो ना, अब वो आगे हमारे यहाँ किसी के साथ शादी करेंगे, इस ऑर्डिनरी रेजिडेंस इन इंडिया फॉर 7 years, अब कंटिन्यू वो 7 साल से रह रहे होंगे ना, बट उसको क्या करना है? अपने एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए सिटीज़नशिप को वो कंटिन्यू 7 साल से भारत में कंटिन्यू रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्विट्ज़रलैंड से एक बंदा है इंडिया में ना, उसने यहाँ की एक औरत से शादी की, मगर उस बंदे को क्या करना है ना, स्विट्ज़रलैंड के आदमी को, कि वो कंटिन्यू 7 साल से इंडिया में अपना कंटिन्यू रह रहा होगा ना, फिर उसको जाके अपना वो रजिस्टर कर सकते हैं एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ना कि कोई स्विट्ज़रलैंड का बंदा हो, यहाँ आके किसी औरत के साथ शादी करो, मगर उसको एक प्रावधान रखे, वो क्या है? वो 7 साल से कंटिन्यू इंडिया में रहा होना चाहिए, जब तब जाके वो अपना सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद डी पॉइंट में वो है, वो क्या है? माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया। जैसे यहाँ पे लिखा है ना पॉइंट नंबर सी में कि कोई आया होगा, शादी किया, अब उसके बच्चे होंगे ना, हो बाय बर्थ तो अपना सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली माइनर चिल्ड्रन को मिलेंगे ही है ना, ये है डी पॉइंट। अब ई पॉइंट क्या है ना फ्रेंड्स, ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब एक इंसान मतलब एक पर्सन हो
अब उसका फुल एज कैपेसिटी आ गया, कमाने का टाइम आ गया, वो बालिग हो गया ना, 18 ईयर से अब हो गया फॉर एग्जांपल, अब मान के चलो, अब वो जाके भी अपना रजिस्टर कर सकते हैं एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया। बट उसको एक शर्त है कि उसके पेरेंट्स को ऑलरेडी रजिस्टर्ड होना चाहिए एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया। ये है ई पॉइंट में। एफ पॉइंट में क्या है ना फ्रेंड्स, ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी और हु और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज अर्लियर सिटीज़न ऑफ इंडिया। अब एक बंदा हो फॉर एग्जांपल ए बंदा मान लो आप, है ना। अब ये इस ए वाले बंदे को क्या करना है, उसको अपना रजिस्टर करने के लिए क्या इसमें प्रावधान होना चाहिए। अब वो खुद फुल एज कैपेसिटी में आया हो या उसके मम्मी पापा, है ना, इंडिपेंडेंट वाज अर्लियर सिटीज़न ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, बट उससे पहले क्या होना चाहिए उस पर्सन को कि भारत आज़ाद होने के बाद उसके मम्मी पापा ऑलरेडी सिटीज़न होना चाहिए, भारत के सिटीज़न, है ना। एंड इन इसको पर्सन को क्या करना है, ए वाले पर्सन को वो अपने रजिस्टर करने से पहले 12 महीने कंटिन्यू इंडिया के अंदर रहना चाहिए, तब जाके वो कर सकते हैं अपना सिटीज़नशिप रजिस्टर। एक बार फिर से समझाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक पर्सन हो, है ना, या वो खुद या उसके मम्मी पापा पहले सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। अब वो अभी छोड़ के कहीं किसी और के कंट्री में रह रहा होगा, वो अलग कहानी है ना। पहले सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, बट कौन सी इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया का, है ना। बट उसको अपना रजिस्टर करने से पहले कंटिन्यू 12 महीने के लिए रहा हो कहाँ पे, इंडिया में, तब जाके वो कर सकते हैं अपना रजिस्टर एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया। आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे ना, एफ पॉइंट। अब जी पॉइंट में क्या है ना फ्रेंड्स, ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु इज रजिस्टर्ड एज ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। अब ये हम आगे जाके देखेंगे ओवरसीज सिटीज़न ऑफ क्या इंडिया क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये हम आगे फिर से पढ़ना है ना। अब उसके पास क्या हो, फुल एज कैपेसिटी अब उसका आ गया है ना, 18 ईयर्स अबव, है ना। मगर उसके पास 5 साल से उसके पास क्या है, कार्ड, ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया का कार्ड होल्डर है ना। उसके साथ साथ उसको क्या करना है फ्रेंड्स, अगर उसके पास वो कार्ड हो, कौन सी, ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर फॉर 5 ईयर्स एंड हु इज़ ऑर्डिनरी रेजिडेंस इन इंडिया फॉर 12 मंथ्स। बट उसके पास अगर होगा कार्ड होगा, बट उसके पास एक शर्त और रखा है, वो बोलेंगे खाली मेरे पास कार्ड है मुझे सिटीज़नशिप देना, ऐसे नहीं देते ना। उसको क्या करना है, उससे पहले 12 महीने कंटिन्यू इंडिया में रहना है, तब जाके उसको मिलेगी सिटीज़न ऑफ इंडिया के रजिस्टर, जाके वो रजिस्टर कर सकते हैं ना फ्रेंड्स। ये आपके जी पॉइंट। अब यहाँ पे कुछ नीचे लिखा है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो होता है जो वो खुद या उसके मम्मी पापा, है ना, अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिया हो, या वो वाले पार्ट इंडिया के जो हमारे कंट्री का पार्ट बना हो 15 अगस्त 1947 के बाद, उनको बोलेंगे हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, है ना। अब ये जो ऊपर जो क्वालिफिकेशन दिखाना है फ्रेंड्स, कुछ कैटेगरीज, उनके लिए क्या करना है, ऑल द अबव कैटेगरीज ऑफ पर्सन मस्ट टेक एन ऑथ ऑफ एलिजेंस बिफोर दे आर रजिस्टर्ड एज सिटीज़न ऑफ इंडिया। अब उनको ओथ लेना है ना, कसम उठाना है ना, बराबर वहाँ पे ऑफिस में जाना है, उनको कसम उठा के फिर उनको जाके देंगे हम सिटीज़न ऑफ इंडिया। ये है बाय रजिस्ट्रेशन, है ना फ्रेंड्स। अब इसके बाद है बाय नेचुरलाइजेशन। अब नेचुरलाइजेशन के अंदर क्या क्या होते हैं वो हम देखेंगे। देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एप्लीकेशन ग्रांट ए सर्टिफिकेट, है ना। अब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट देते हैं ऐसे सिटीज़न ऑफ इंडिया करके, है ना। किन किन लोगों के लिए देते हैं हम नीचे देखेंगे। अब वो जो पर्सन है ना, वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, तब जाके उसको ये सर्टिफिकेट देते हैं ना। इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए इफ़ ही पोजेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस, और इसके पास ये क्वालिफिकेशंस होगा, तब जाके उसको दे दी जाएगी सिटीज़न ऑफ इंडिया, है ना। क्या क्या है वो आप देखिए एक एक पॉइंट करके। दैट ही इज़ नॉट ए सब्जेक्ट और सिटीज़न ऑफ एनी कंट्री वेयर citizens of India are prevented to from becoming subjects or citizen of their country by naturalization। मगर ये जो हम किसी को दे रहे हैं ना सिटीज़नशिप के ये सर्टिफिकेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट देते हैं ना फ्रेंड्स, पहले तो क्या होना चाहिए, वो किसी टाइप के इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। अब इसमें पहला क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए उसके पास, कि वो किसी ऐसे कंट्री के नहीं होना चाहिए सिटीज़न जो हमारा कोई भारतीय जाके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो पर्सन ए जा रहा है किसी कंट्री में, जैसे मान के चलो साउथ अफ्रीका में या किसी भी कंट्री में, है ना। बस बट समझाने के लिए बोल रहा हूँ ना मैं ऐसे आपको, बस जस्ट समझाने के लिए। साउथ अफ्रीका जा रहा है पर्सन ए, अब साउथ अफ्रीका वाले बोल रहे हैं कि भाई हम आपको सिटीज़नशिप नहीं देंगे, मतलब आपको एलो नहीं है हमारे कंट्री में। अब एक साउथ अफ्रीका के सिटीज़न
अब मान के चलो पर्सन भी हो इंडिया में आके बोल रहे कि भाई मुझे इंडिया में रहना है, कि मुझे इंडिया का सिटीज़नशिप दे दो। हमारे सरकार ऐसे लोगों के लिए सिटीज़नशिप नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम ऐसे कंट्री के सिटीजन्स को सिटीज़नशिप यानी भारतीय नागरिकता नहीं देते हैं जो हमें वहाँ जाके नहीं देते। ये है आपके पॉइंट है दैट ही इज़ नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ, वो ऐसे कंट्री से नहीं होना चाहिए जो हमारे सिटीजन्स को भी वहाँ जाके रोके कि भारत के लोगों के लिए हम सिटीज़नशिप नहीं देते। ये है आपके पहला पॉइंट दैट ही इज़ नॉट ए सब्जेक्ट और सिटीज़न ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड। लिखा है ना कि बाकी दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर हमारे लोगों के लिए सिटीज़नशिप नहीं देते ना, ऐसे लोगों के लिए हम भारत में भी नहीं देते ऐसे सिटीज़न ऑफ इंडिया बाय नेचुरलाइजेशन के थ्रू, है ना। ये है आपके पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी क्या है ना फ्रेंड्स, ऐसे लोगों के लिए हम सिटीज़नशिप देते हैं कैसे लोग, जैसे देखिए दैट इफ़ ही इज़ ए सिटीज़न ऑफ एनी कंट्री ही अंडरटेक्स टू रिनाउंस द सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री इन इवेंट ऑफ हिज एप्लीकेशन फॉर इंडियन सिटीजनशिप बीइंग एक्सेप्टेड। ऐसे लोगों के लिए जो, जैसे फॉर एग्जांपल एक यूएस से एक बंदा होगा, पर्सन होगा जिसका नाम पर्सन ए है ना, वो मान के चलो आप इंडिया में आके बोल रहे कि भाई मुझे भी इंडिया का सिटीजनशिप लेना है, मगर उसको क्या करना है, पहले यूएस के सिटीजनशिप को छोड़ना है ना, रिनाउंस करना है, तब जाके उसको मिलेगी इंडिया का सिटीजनशिप। अब वो बोलेंगे मुझे यूएस का भी चाहिए इंडिया का भी चाहिए, वो उसमें ये नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में ये नहीं चलता है ना। पहले उसको क्या करना है, यूएस का सिटीजनशिप छोड़ना है, तब जाके वो भारत में अपना नागरिकता ले सकते हैं। ये है आपके पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर सी में क्या है ना फ्रेंड्स, अब उसको क्या करना है, पॉइंट नंबर सी में ये सारे क्वालिफिकेशन चाहिए, एक होगा ना वो नहीं चलेगा। ऊपर लिखा है ना इफ़ ही हैज़ पोजेसेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। अब उसको क्या करना है दैट ही हैज़ आइदर रिसाइडेड इन इंडिया और बीन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, या हमारे यहाँ पे रह रहा हो या हमारे सरकार के अंदर उसने सर्विस किया हो इंडिया, और पार्टली द वन एंड द पार्टली द अदर, या उसने हाफ या 6 महीना, यहाँ पे लिखा है ना थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन। इससे पहले, है ना, जब वो जाएंगे अपना एप्लीकेशन लेके, है ना, सर्टिफिकेट लेके, उससे पहले क्या होना चाहिए, उसको 6 महीना या उसको इंडिया में रहना चाहिए या 6 महीना उसको हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विस करके होना चाहिए, तब जाके उसको नेचुरलाइजेशन के थ्रू उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। एक बार और समझाता हूँ दैट ही हैज़ आइदर रिसाइडेड इन इंडिया और बीन इन द सर्विस ऑफ ए गवर्नमेंट इन इंडिया, है ना, और पार्टली द वन एंड पार्टली द अदर, या 6 महीना उसको भारत में कंटिन्यू रहना चाहिए, रह के होना चाहिए, या गवर्नमेंट के सरकारी मुलाजिम उसको करके होना चाहिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन, या उस 12 महीने में से ना, 12 महीने मीन्स 1 साल के अंदर अंदर उसको ये सारा काम करना है, या यहाँ पे कंटिन्यू 6 महीना रहना है, या उसको कंटिन्यू गवर्नमेंट के सर्विस करना है। दैट मीन्स अगर इंडिया में रहना है ना, उसको हमारे कुछ करके होना चाहिए ना, तब जाके उसको नागरिकता मिलेगी। ये है आपके सी पॉइंट। अब डी पॉइंट क्या है ना फ्रेंड्स, दैट ड्यूरिंग द 14 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द सेट पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, है ना। अब ये 12 महीने जो हमने पॉइंट सी में बोला था ना, 12 महीने से अगर वो पहले आया होगा 14 साल कंटिन्यू, है ना, 14 ईयर्स कंटिन्यू, उसको क्या करना है 14 ईयर्स कंटिन्यू में से, या वो इंडिया में रह रहा होगा कंटिन्यू, या उसने हमारे गवर्नमेंट के सर्विस कर रहा होगा, है ना, कंटिन्यू, बट उसको 11 महीने से कम नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अब इसको समझिए, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़रूरी नहीं, बट आपको अच्छे से समझना है। जो हमने 12 महीने पहले बोला था ना, उससे पहले वो 14 महीने से कंटिन्यू इंडिया में रह रहा होगा ना, उस 14 में से 11 साल से कम नहीं होना चाहिए। 14 ये एक टाइम लिमिट है ना फ्रेंड्स। अब ये 11 साल में उसने या पार्टली उसने यहाँ पे रह रहा हो, या पार्टली उसने हमारे गवर्नमेंट के अंदर बैठ के सर्विस कर रहा होगा ना, तब जाके वो अपना सिटीजनशिप ले सकते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। ये है डी पॉइंट। ई पॉइंट क्या है ना फ्रेंड, उसका अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए, नहीं कि वो कहीं से कुछ गलत करके वो आया हो ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट ही इज़ ऑफ ए गुड कैरेक्टर, है ना, अच्छी कैरेक्टर वालों को ही रखेंगे हम गुड सिटीजन। और उसके पास एक हमारे जो जितने भी क्या है ना, दैट ही इज़ एन एडुकेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन द इंग्लिश 8th शेड्यूल ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लैंग्वेजेस है ना, उन सारे में से एक का नॉलेज एटलीस्ट तो होना चाहिए, तब जाके हम नागरिकता देंगे, है ना। अब लास्ट पॉइंट क्या है ना फ्रेंड्स, कि दैट इन द इवेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन बीइंग ग्रांटेड टू हिम ही इंटेंट्स टू रिसाइड इन इंडिया। अब उसके बाद वो इंटेंशन होना चाहिए कि भाई मैं भारत में ही रहूँगा, है ना, हमेशा के लिए, और यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट के अंदर सर्विस करेंगे, या हमारे लिए गवर्नमेंट
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इंडिया किसी का मेंबर हो, है ना, वहाँ पे उसने कुछ अच्छा काम किया हो, तब जाके हम उसको नेचुरलाइजेशन के थ्रू उसको क्या देंगे, नागरिकता यानी सिटीजनशिप देंगे। दैट मीन्स भारत के लिए कुछ किया हो ना, तब जाके हम उसको देंगे सिटीजनशिप। बट इसमें लास्ट पे एक पैराग्राफ लिखा है फ्रेंड्स, वो आप अच्छे से पढ़िए। हाउएवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वेव ऑल और any of the above condition for naturalization in case of person who has been rendered distinguished service to the science, philosophy, art, literature, world peace और human progress। अब वो वाले लोग जिन्होंने ये इन चीज़ों में काम किया होगा, जैसे कि साइंस, फिलोसफी, आर्ट, लिटरेचर, इनके लिए हम गवर्नमेंट क्या करते हैं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो ऊपर वाले क्वालिफिकेशन है ना, ऑटोमेटिकली ये मतलब वेव ऑफ कर सकते हैं, इसके बिना पे ये सिटीजनशिप ले सकते हैं। बट इसके बाद ये पर्सन क्या होना चाहिए, इसने कुछ बहुत अच्छा काम किया होगा, जैसे साइंस के अंदर, फिलोसफी के अंदर, आर्ट के अंदर, लिटरेचर के अंदर, वर्ल्ड पीस के अंदर और ह्यूमन प्रोग्रेस के अंदर। इन चीज़ों में अगर कोई डिस्टिंग्विश पर्सन होगा ना, तब जाके हम नेचुरलाइजेशन के थ्रू उस बंदे को हम क्या देंगे, सिटीजनशिप, है ना। अब ये जो नेचुरलाइज सिटीजन है ना फ्रेंड्स, उसको भी क्या लेना है, टेक एन ऑथ ऑफ एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, इसके थ्रू हम सिटीजनशिप देते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है ना फ्रेंड्स, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब वो ये ना, ये सिंपल क्या है, ऐसे टाइप की टेरिटरी जो हम भारत सरकार ने बाद में एक्वायर किया होगा, जैसे कि if any foreign territory become a part of India, the government of India specifies the persons who among the people of territory shall be the citizens of India. Such person become a citizen of India from the notified date। भारत सरकार क्या करी, एक डेट देगी नोटिफाइड, तब जाके जब से भारत का पार्ट बनाएगा ना वो टेरिटरी, तब से भारत की नागरिकता दे देगी उसको, है ना, उनको। जैसे व्हेन पौंडीचेरी बिकम्स ए पार्ट ऑफ इंडिया, जब हमारा पौंडीचेरी है ना पार्ट ऑफ इंडिया बनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफाइड इशूड किया, सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर 1962 अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के हिसाब से ये एक ऑर्डर नोटिफाइड किया, उस हिसाब से फिर भारत के नागरिकता वहाँ के लोगों के लिए दे दिया। ये है एक पॉइंट। अब इसमें लास्ट पॉइंट क्या है ना फ्रेंड्स, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के हिसाब से भी हम देते हैं। स्पेशल प्रोविजन एज टू द सिटीजन ऑफ पर्सन्स, ये वाले पॉइंट है ना, सॉरी, स्पेशल प्रोविजन एज टू द पर्सन ऑफ एज टू द सिटीजन ऑफ पर्सन्स सिटीजनशिप ऑफ पर्सन कवर्ड बाय द आसाम अकॉर्ड। अभी इसमें क्या हुआ था ना फ्रेंड्स, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 एडेड टू द फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजन एज सिटीजनशिप ऑफ द पर्सन कवर्ड बाय द आसाम अकॉर्ड। अब आसाम में क्या होता है ना फ्रेंड्स, बांग्लादेश का बॉर्डर है, वहाँ से लोग यहाँ वहाँ जाने को, है ना, ऊपर नीचे होते रहता है। इसके लिए एक एक्ट पास हुआ 1985 में, उसके हिसाब से क्या क्या बोला इस एक्ट में, बहुत देखिए, ऑल पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब इंडियन ओरिजिन तो है ही ना, बांग्लादेश भी पार्ट था इंडिया का, पाकिस्तान में ना, जब अनडिवाइडेड इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब हुआ अनडिवाइडेड इंडिया। अब इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, इसमें एक दो शर्त रखी। अब इसमें क्या क्या शर्त रखी, वरना कोई भी आके घुस जाएंगे है ना, वहाँ यहाँ करेंगे। इसके लिए क्या क्या शर्त रखा, देखिए, ऑल पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम टू आसाम बिफोर जनवरी 1 1966, उससे पहले जनवरी 1 1966 से पहले कहाँ से आया होगा, वो बांग्लादेश से आया होगा ना, उनको दे दी जाएगी सिटीज़न ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी 1 1966 के बाद, है ना। 1966 से पहले, 1 जनवरी ऑफ 1966 से पहले ऐसे लोग जो बांग्लादेश से इंडिया आया होगा, आसाम के अंदर आया होगा ना, उनको मानी जाएगी सिटीज़न ऑफ इंडिया। अब इसके साथ दूसरा पॉइंट क्या है ना फ्रेंड्स, जनवरी 1 1966 के बाद और 25 ऑफ मार्च 1971 से पहले, है ना, आया होगा ना, उनको क्या करेंगे हम, पकड़ के ऐसे फॉरेनर पकड़ के रखेंगे ना, और उसको क्या करना है ना फ्रेंड्स, उसको 10 साल कंटिन्यू कहाँ ऐसे क्या करके रखना है, डिटेंशन ऐसे फॉरेनर। अब उसको 10 साल के बाद हम क्या देते हैं उनको, ही शैल बी ए सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एज द सिटीजन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द राइट टू वोट। राइट टू वोट के बिना हम सारे उसको क्या ऐसे सिटीज़न ऑफ इंडिया मानते हैं। बट उसको क्या करना है, ऐसे डिटेंशन उसको पकड़ के रखना है, ऐसे फॉरेनर, है ना। अगर उसने क्या किया होगा 1 जनवरी ऑफ 1966 के बाद या 25 ऑफ मार्च 1971 से पहले फ्रॉम बांग्लादेश एंड हु हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंस इन आसाम सिंस द डेट ऑफ हिज एंट्री इनटू आसाम हु हैज़ बीन डिटेक्टेड टू ए फॉरेनर शैल रजिस्टर हिमसेल्फ। उसको क्या करना है, अपने आप को जाके रजिस्टर करना है पहले कि भाई मैं इसके बाद आया था, है ना, या 25 मार्च 1971 से पहले आया था।
वो खुद जाके रजिस्टर करना है। सच रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी डीम्ड टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर ऑल पर्पस फॉर द डेट ऑफ एक्सपायरी फॉर 10 ईयर्स, है ना। सिटीजन उसको माने जाएंगे बट उसको डिटेन करके रखेंगे ऐसे फॉरेनर, है ना। उसको सारे राइट्स दे दी जाएगी एक्सेप्ट राइट टू वोट। ये है आपके कुछ एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। अब इसके बाद है फ्रेंड्स आज का टॉपिक जो लास्ट है, हम यहीं तक करेंगे ना। ये है लॉस ऑफ सिटीजनशिप। कैसे सिटीजनशिप कैसे ख़त्म हो जाते हैं। पहला है बाय रिनंसिएशन। रिनंसिएशन क्या होता है ना फ्रेंड्स, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी मेक डिक्लेरेशन। वो खुद जाके बोलना है कि भाई मुझे किसी और के कंट्री की सिटीजनशिप चाहिए और यहाँ की सिटीजनशिप मुझे छोड़ना है ना। तब जाके इसका सिटीजनशिप जो है ना वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी ना। बट उसको क्या करना है ना फ्रेंड्स, जब इंडिया किसी और कंट्री के साथ जंग में होगा ना, युद्ध चल रहा होगा, उस टाइम इस पर्सन को एलो नहीं की जाएगी कि भाई मैं जंग के टाइम क्या होता है ना फ्रेंड्स, कुछ यहाँ वहाँ फिर है ना हमारे एनिमी जो है ना उनको हमारे कंट्री की इंफॉर्मेशन दे देंगे ना। इसलिए क्या होता है ना, जब किसी भी युद्ध का टाइम है ना, ये भारत सरकार क्या करती है, विथ हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अपने पास रखते हैं ना। जब जंग खत्म हो जाएगी ना, जब नॉर्मल टाइम होगा, तब जाके उसको बोलेगी आप जाओ। रिनॉन्सिएशन का मतलब यही हुआ कि पर्सन जो है ना वो अब फुल एज एंड कैपेसिटी में आ गया, बालिग हो गया ना, अब वो बड़ा हो गया। अब वो बोल रहा है कि मुझे इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ना है। वो अपने सिटीजनशिप छोड़ के किसी और के कंट्री की सिटीजनशिप ले सकते हैं, बट वार के टाइम नहीं, है ना। उसके साथ साथ जो उसके बच्चे हैं ना उसका भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। बट एक शर्त है बच्चों के लिए, जब बच्चा है ना फ्रेंड्स, इसके बच्चे जो छोड़ रहे हैं सिटीजनशिप को, वो अपना फुल एज एंड कैपेसिटी में आते हैं ना, वो अपना फिर से सिटीजनशिप रिज्यूम कर सकते हैं। ये आपके नीचे लिखा है किताब के ना। अब टर्मिनेशन क्या होता है ना फ्रेंड्स, टर्मिनेशन में क्या होता है, व्हेन एन इंडियन सिटीजनशिप वॉलंटियरली, वो खुद खड़ा होकर बोलता है कि अब वो जानते हुए भी सब कुछ नोविंगली कॉन्शियसली एंड विदाउट ड्यूट्स अनड्यू इन्फ्लुएंस और कंपल्शन, किसी का कोई फोर्स नहीं, वो अपना सिटीजनशिप छोड़ सकते हैं ना, वो छोड़ सकते हैं हमारे भारत के नागरिकता को, है ना। एक्वायर द सिटीजनशिप अनदर कंट्री, वो जाके किसी और के कंट्री का सिटीजनशिप ले रहा है ना, वो ले सकते हैं ना। ऑटोमेटिकली इसका सिटीजनशिप क्या होगा, यहाँ के टर्मिनेट हो जाएंगे ना। बट ये भी, इसमें भी एक शर्त है, ये भी जंग के टाइम नहीं होना चाहिए कि भाई हमारा कंट्री किसी के साथ युद्ध में होगा ना, जंग में होगा, तब वो उस टाइम नहीं दी जाएगी। नॉर्मल टाइम पे वो अपना जाके सिटीजनशिप ख़त्म कर सकते हैं ना। इसमें क्या होगा, इसका सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी ना फ्रेंड्स। ये है आपके टर्मिनेशन। अब लास्ट है आपका डिप्राइवेशन, है ना। इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, इट इज़ ए कंपलसरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, क्या क्या है देखिए। द सिटीजन हैज़ ऑब्टेन द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, अगर उसने फ्रॉड करके है ना कुछ कहीं से जुगाड़ करके लाया होगा तो उसको ऑटोमेटिकली छीन ली जाएगी हमारी सिटीजनशिप। द सिटीजन हैज़ शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये तो है ही है ना, हमारे संविधान के साथ कोई कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डिसलॉयल्टी दिखाएंगे, उसको भी ख़त्म की जाएगी। अब क्या है ना, द सिटीजन हैज़ अनलॉफुल ट्रेडेड ऑन कम्युनिकेशन विद द एनिमी ड्यूरिंग द वार, अब युद्ध के टाइम किसी के साथ हमारा इन्फॉर्मेशन ले रहा होगा, उसका भी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। द सिटीजन हैज़ विद इन 5 ईयर्स और रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बिन इम्प्रिजन, है ना। अब वो 5 साल से है ना, या उसने नेचुरलाइजेशन के थ्रू या रजिस्ट्रेशन के थ्रू अपना सिटीज़न लिया होगा। अब उसके बाद उस 5 साल में से 2 साल है ना कहीं किसी और के इम्प्रिजन में रहेंगे ना, वो तो ऑटोमेटिकली ख़त्म करना ही है ना। 5 साल में से 2 साल किसी के इन प्रिजन में रहेंगे, उसका भी छीन ली जाएगी। उसके बाद लास्ट है फ्रेंड्स, द सिटीजन हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर्स कंटिन्यूसली, अगर कोई बंदा होगा वो सऊदी अरब में काम कर रहा होगा, पिछले 7 साल से कंटिन्यू इंडिया में आता ही नहीं होगा, उसका भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, ख़त्म सिटीजनशिप। ये है आज का लास्ट टॉपिक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सिंगल सिटीजनशिप के बाद, है ना फ्रेंड्स। ये थोड़ा है ना सिटीजनशिप थोड़ा ट्रिकी टॉपिक है, अपने पास हार्ड कॉपी ज़रूर रखिए। मैं अपने हिसाब से बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की पूरा कोशिश करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।